अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सो बच्चों, नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है मैं क्लास नाइन्थ के जिन्होंने पेपर देने हैं ना फिज़िक्स के 2025 में, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ और उनको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। और जब मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा ना, तो आप देखेंगे कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो भी अच्छे तरीके से रिवाइज होते रहेंगे। तो अगर इनमें से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं भी आता तो इन जैसे आएंगे इंशाल्लाह इस एक्सप्लेनेशन को देखने से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल नंबर 1। एक पेंडुलम है जो कि स्विंग कर रहा है एक्स से वाई की तरफ और फिर वापस आ रहा है एक्स पर। ठीक है, एक्स से एक पॉइंट वाई पर गया, फिर वापस एक्स पर आ गया। तो बताइए क्या मोस्ट एक्यूरेट वे होगा अगर मैं एक ऑसिलेशन का टाइम नापना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। देखो, होता ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हम एक पेंडुलम की बात करते हैं, यहाँ से पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट पर था, ये पॉइंट एक्स है। तो वो यहाँ से वाइब्रेट होकर यहाँ गया और फिर वो यहाँ पर आ गया पॉइंट वाई पर और वाई से दोबारा एक्स पर पहुँच गया। याद रखो, जब वो यहाँ से जाकर एक्स से वाई पर फिर वाई से एक्स पर वापस आता है तो इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि मुझे एक वाइब्रेशन का टाइम नोट करना है, तो क्या होगा बेस्ट मेथड। तो देखो बच्चों, ऑप्शन के मुताबिक पहला ऑप्शन ये है कि मैं 10 मरतबा जो ऑसिलेशन है उसको देखूंगा, यानी वो 10 मरतबा जाकर वापस आएगा और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। पर ये इलॉजिकल है, क्यों मल्टीप्लाई बाय 10 करना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड करूंगा टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन, यानी 10 मरतबा जब जाकर वापस आएगा वो टाइम नोट करूंगा और डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। इससे आंसर सही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 करूंगा तो एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हो कि यार एक ही मरतबा नाप लेते हैं ना, 10 मरतबा वाइब्रेट कराने की क्या ज़रूरत है। तो देखो बच्चों, उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो सी ऑप्शन है इसी वजह से गलत है कि अगर आप एक ही मरतबा पेंडुलम के जाकर वापस आने को नोट करोगे तो उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर आप 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करोगे तो हो सकता है एक में गलती हो गई, हो सकता है दो की मेजरमेंट में गलती हो गई हो। पर जब आप डिवाइड बाय 10 करोगे ना, एवरेज निकालोगे, तो उससे जो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली आपका आंसर बेटर आएगा। ठीक है ना, उसमें एरर कम होगा। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड वाइड सिस्टम है मेजरमेंट्स का, जिसमें यूनिट्स होते हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को SI भी कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम है वो यही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI से जाहिर करते हैं। ठीक है, और उसमें वो 7 क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं सारे के सारे, और जो पहला डाउटफुल डिजिट होता है, इन सब को जब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो एक्चुअली हमें मिल जाती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये जो सेंटेंस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बेसिकली ये सिग्निफिकेंट फिगर का ही डेफिनेशन है कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप डेफिनेशन याद करें, डायरेक्टली उसको अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 4। जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो जीरो एरर होता है वो कौन से टाइप का एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर, यानी कि वो लगातार आता है, हमेशा सेम आता है। ह्यूमन एरर, वो इंसान की वजह से होता है, कोई पर्सनल एरर होता है। रैंडम एरर, वो कभी आता है कभी नहीं आता, बेतरतीब एरर होता है। या क्लासिफाइड एरर। क्लासिफाइड एरर नाम की कोई भी चीज़ हमारी बुक में मौजूद नहीं है, तो इसको तो ऑप्शन को आप वैसे ही समझ जाओ गलत हो गया। याद रखो बच्चों, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी होती है, ज़ीरो एरर होता है, तो वो एरर लगातार आता है, जिसे सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। भाई मिसाल के तौर पे आपके घर की घड़ी है, वो 5 मिनट पीछे है, तो आप जब भी अब उससे टाइम देखोगे तो आप हर मरतबा टाइम आपका गलत आएगा ना। हर मरतबा जो टाइम है उसमें 5 मिनट का एरर आएगा। तो ये जो घड़ी का पीछे होना है, बेसिकली ये ज़ीरो एरर की मिसाल है। और ये एक सिस्टमेटिक एरर है जो कि लगातार आता है, हमेशा आता है जब भी आप ऑब्जर्वेशन लोगे। नंबर 5। लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं बेस क्वांटिटीज़ की। मैंने आपको अभी बताया था बेस क्वांटिटीज़ ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, जिन्हें बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। जबकि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेसिक क्वांटिटीज़ की मदद से हासिल होती हैं। प्रीफिक्सेस कहते हैं वो जो मिली, सेंटी, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं ना, किलो वगैरह, ये प्रीफिक्सेस हैं, तो ये इनकी मिसाल नहीं है।
और क्वार्टाइल क्वांटिटीज़ नाम की कोई भी चीज़ हमने बुक में नहीं पढ़ी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अ चिप्स रैपर, एक चिप्स का रैपर है जिसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई है 5.9 सेंटीमीटर। इट्स एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी। इन दोनों का एरिया मालूम करना है लेंथ और विड्थ को इस्तेमाल करके, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से जवाब देना है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दो चीज़ें हैं, लेंथ कितनी है, लेंथ है बराबर 4.5 मीटर के और विड्थ है बराबर 5.9 मीटर के। एंड हमें मालूम करना है एरिया, और आपको पता है रैपर जो है वो रेक्टेंगुलर होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। अगर आप लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली एरिया आ जाता है। इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है हमें, 4.5 को 5.9 से, 4.5 इंटू 5.9, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 26.55 सेंटीमीटर था ये भी, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया तो आ गया, पर सवाल ये है कि हमें आंसर देना है इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से ये सही हो। अब उसके लिए रूल क्या है, याद रखो बच्चों, जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन से नंबर के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, फिर जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स उस नंबर के पास होती हैं, हमारे आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखो, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 और 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 और 2, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कम किस में है, दोनों में तो 2 ही हैं। तो इसका मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। तो अब आपके आंसर में भी उतना राउंड ऑफ करना है कि वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए। अभी आपको देखो कितनी नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, तो हम इस आंसर को 26.55 को राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट्स तक। तो ये लिखा हुआ है 26.55, 5 लिखा हुआ है और उसके बाद भी 5 लिखा है, और आपको पता है अगर ये नंबर 5 या उससे बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हुए इनको तो हटा देते हैं और इस नंबर में +1 कर देते हैं। ये राउंड ऑफ करने का तरीका ना, अगर नंबर इधर वाले 5 से छोटे होते हैं तो हम बस उनको हटा देते हैं, लेकिन अगर ये नंबर 5 या उससे बड़े होते हैं तो इधर वाले नंबर्स में 1 ऐड कर देते हैं और फिर इनको हटाते हैं। तो देखो 5 को हटा दो और ये 26 + 1 कितना हो गया, 27। इसका मतलब अगर देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से कि इनमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी और हमारे आंसर में भी 2 नहीं चाहिए, 1 और 2, तो करेक्ट आंसर है 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो सबसे छोटा फासला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की 2 डेफिनेशन है, एक तो ये है कि द डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर उसे कहते हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इधर देखो बताता हूँ, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है एक पॉइंट ए और ये है हमारे पास एक पॉइंट बी। तो अब देखो ए से बी तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हम ए से बी पर जाने के लिए इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं, हम ए से बी तक जाने के लिए इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं, इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं, बट जो रास्ता एकदम सीधा होता है ना, जो शॉर्टेस्ट होता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दैट्स वाई मैंने सेलेक्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट। विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, बच्चों ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है, डायरेक्शन को लाजमी तौर पे बताना पड़ता है। ठीक है, मास, क्या मास की डायरेक्शन बताने के लिए हमें वेट डायरेक्शन बतानी पड़ती है, नहीं, हमें कोई डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। मास डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। कोई चीज़ अगर 5 किलो की है तो आप किसी भी सिम्थ में नाप लो, वो 5 किलो की होगी। टाइम भी आप किसी भी सिम्थ में मेजर कर लो, कभी भी आप किसी को टाइम बताते हो तो ये थोड़ी पूछता है कि किस सिम्थ के अंदर, तो इसका मतलब टाइम भी वेक्टर नहीं है। टेम्परेचर भी वेक्टर नहीं है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन याद रखो बच्चों, वेट जो है किसी भी बॉडी का वो हमेशा डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डाउनवर्ड होता है। तो वेट की एक पर्टिकुलर सिम्थ होती है, डायरेक्शन होती है, इस वजह से वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है। नंबर 9, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी है एक जैसी रफ्तार से सफ़र कर रही है,
द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर ग्रेडियंट मालूम किया जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो वो न्यूमेरिकली किसके बराबर आता है? याद रखो बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब भी हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो बराबर आता है स्पीड के। न्यूमेरिकल से ग्रेडियंट से मुराद क्या होती है? यानी कि डिस्टेंस और टाइम का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिवाइड कराना है दोनों को ना। तो आप देखोगे कि जब भी हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कराते हैं, अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कराते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, इसे कहते हैं स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, वी से जाहिर करते हैं। तो ग्रेडियंट से याद रखना बच्चों, किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिवाइड कराते हैं तो ग्रेडियंट आता है। नंबर 10, दीज क्वांटिटीज़ आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज़ होगा ये, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये गलती हो गई लिखने में, इधर आना चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज़। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये सवाल उनसे रिलेटेड है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाता है? याद रखिएगा बच्चों, जब भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। सही है। अगर यही सवाल वेक्टर के बजाय स्केलर के लिए होता तो स्केलर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक रूल से। डिवाइड एंड रूल कोई नहीं पढ़ा हमने, और बूलियन अलजेब्रा जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें एडिशन से ताल्लुक़ नहीं है। तो इसका मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दो तरीक़ों से आ सकता है। अगर बोलें वेक्टर क्वांटिटीज़ तो वेक्टर अलजेब्रा, और अगर बोलें स्केलर क्वांटिटीज़ तो सिंपल अर्थमेटिक रूल्स। 11, वाइब्रेटरी मोशन इज़ द मोशन विच इज़। वाइब्रेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है? किसी भी एक पॉइंट के आगे पीछे जो हरकत होती है ना, कोई बॉडी किसी एक पॉइंट के आगे पीछे हरकत करती है तो उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन। सही है। जैसे मिसाल तौर पर झूले की हरकत होती है ना, झूला आगे पीछे मूव करता रहता है, तो झूले की जो हरकत है या स्प्रिंग की जो हरकत है बेसिकली वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। जबकि बाकी ऑप्शंस क्या क्या हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। अराउंड फिक्स्ड एक्सिस, जब एक फिक्स्ड एक्सिस में होता है तो इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं या रोटेटरी मोशन कहते हैं। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो होता है इसे लीनियर मोशन कहते हैं। अलोंग अ सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ में अगर हो तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो आप देखो, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करने से आपके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी हो गई। तो कॉन्सेप्ट वाइज ना, जब मैंने बोला इस वीडियो को आपने देखना है। इन डीसेलेरेशन और रिटार्डेशन, अगर डीसेलेरेशन और रिटार्डेशन की बात की जाए तो जो डायरेक्शन होती है डीसेलेरेशन की वो क्या होती है? पैरेलल टू दैट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इन नॉर्थ डायरेक्शन, या अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। याद रखिएगा बच्चों, जब भी बॉडी की स्पीड बढ़ती है, ठीक है 12 में बताता हूँ, जब भी किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है ना, अगर बॉडी स्पीड अप हो रही होती है तो याद रखना जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है, ठीक है। बट जब किसी बॉडी की स्पीड कम हो रही होती है, ठीक है, स्पीडिंग डाउन होती है कोई भी बॉडी, तो हमेशा जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अगर यही सवाल स्पीड अप का होता तो मैं कहता कि पैरेलल टू वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे बात हो रही थी डीसेलरेशन। डीसेलरेशन का मतलब बॉडी रुक रही होती है, स्लो डाउन हो रही होती है, तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो मैंने इसी वजह से लिखा दैट अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। 13, a pair of unlike parallel forces having different lines force produce, दो ऐसी फोर्सेस जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? वो ये है डेफिनेशन ऑफ कपल। कपल दो ऐसी फोर्सेस को कहते हैं जो डिफरेंट लाइंस पे अप्लाई होती हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन जो है ना अपोजिट होती है, ठीक है। 13 का था ये, यस 13 का था, ठीक है ना। कपल कब बनता है? मिसाल के तौर पे ये एक रॉड है जो कि सेंटर से फिक्स है, तो इसके ऊपर अगर दो फोर्सेस अप्लाई हों, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, मिकदार बराबर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई होती हैं, तो इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कपल। दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन और डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन हो तो उसे कपल कहते हैं। नंबर 14, हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड। कितनी फोर्सेज ऐड हो सकती हैं हेड टू टेल रूल से? बच्चों जितनी चाहो ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल फोर्सेस को ऐड करने का एक तरीक़ेकार है, ठीक है, उसका लेक्चर भी अपलोडेड है, अगर नहीं समझा हुआ तो लेक्चर देखो। तो इसमें आप कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। 15,
अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। अब ये सवाल वर्टिकल का भी हो सकता है, यही सवाल हॉरिजॉन्टल का भी हो सकता है। तो याद रखो वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई कंपोनेंट होता है एफ वाई, इसका फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा, और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है तो एफ एक्स कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है, हमें फोर्स कह रहे हैं 15 है और कंपोनेंट वर्टिकल चाहिए ना, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे साइन 60। ठीक है, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है 0.866, तो 15 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0.866, यह आएगा बराबर 12.99 के, जिसको आप चाहो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 13 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने फाइंड करना होगा वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उस सूरत में हमने बस फार्मूले को देखना है कि वो फार्मूला कितना है। ठीक है ना, तो क्या वैल्यू बन गई हमारे पास 13 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं पाया जा रहा। सही है, जब भी कोई बॉडी हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब उसमें किसी भी किस्म का कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, जो कि दो सूरतों में हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट में हो तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है जिसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोनों ही सूरतों में एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। अच्छा जी, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो आफ्टर स्लाइड टिल्ट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है और हम उसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रिमेन्स ऑन वन साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पासिस ओवर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इज़ एट लोवेस्ट पोजीशन। याद रखो बच्चों, जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है और हम उसे ज़रा सा टिल्ट करते हैं, ठीक है, तो नतीजे में क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ऊपर चला जाता है। जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ चला जाता है स्लाइड टिल्ट की वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेज़ पे रखी हुई किताब जो है 17, एक बुक है जो कि हमने एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी बुक है और हम क्या करते हैं, हम इसको स्लाइटली मूव करते हैं, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में स्लाइटली ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कब, जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अगर ये अनस्टेबल में होती है तो क्या होता है, अनस्टेबल के अंदर एक पेंसिल है इस तरीके से डेस्क के ऊपर हमने खड़ी करी हुई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। अगर मैं इसे स्लाइटली टिल्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये पेंसिल इस तरीके से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी और नतीजे में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। और जब भी कोई बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर आप बॉल को यहाँ से मूव करा भी दोगे तो जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा हमेशा सेम हाइट पर रहता है। तो इसके लिए ऊपर चला जाता है, अनस्टेबल के लिए नीचे चला जाता है और न्यूट्रल के लिए अपनी जगह पर रहता है। 18, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब सेम हाइट पर रहता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। बेंसन बर्नर इज मेड स्टेबल, जो बेंसन बर्नर होता है आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री लैब में यूज़ किया होगा, उसको स्टेबल कैसे बनाते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ाकर नहीं, कोई चीज़ जितनी लंबी होती है वो उतनी अनस्टेबल हो जाती है। मास को बढ़ा के भारी करके नहीं, ऐसा नहीं होता। डिक्रीजिंग इट्स बेस एरिया, जो बेस का एरिया उसको कम करते हैं, नहीं। इंक्रीजिंग द बेस एरिया, जितने भी बेंसन बर्नर्स अगर आप लोग देखेंगे तो बच्चों आप ऑब्जर्व करेंगे जो बर्नर्स होते हैं वो यहाँ से तो एकदम पतले से होते हैं, ठीक है, यहाँ से फ्लेम होता है जो जलता है और यहाँ पर जो है ना उसका जो बेस होता है उसको चौड़ा करके बनाते हैं, जो इस बात को जाहिर करता है कि उसका जो बेस एरिया है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है ना, उससे चीज़ स्टेबल हो जाती है। द स्प्रिंग्स इन ब्रेक्स एंड क्लचेस, ब्रेक वगैरह में बाइक के और क्लचेस के अंदर हम स्प्रिंग को इस्तेमाल करते हैं, क्यों, ताकि जब हम ब्रेक्स को छोड़ें, क्लच को छोड़ें तो वह अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाए। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, इनमें से कौन सा प्रेशर का यूनिट
नहीं है। पास्कल प्रेशर का यूनिट है, बार प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट है, बट बच्चों आपको पता है न्यूटन प्रेशर का यूनिट नहीं है। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो आप न्यूटन को देखते ही समझ जाओ कि भाई ये यूनिट ऑफ प्रेशर तो नहीं है। क्वेश्चन 22, इफ़ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक मेटल ब्लॉक 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। फाइंड द प्रेशर बीइंग अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द एरिया, तो एरिया पर कितनी जो है वो अप्लाई करेगा प्रेशर। फोर्स और एरिया गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड एरिया। तो प्रेशर की डेफिनेशन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितनी है, फोर्स है 20 और एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्स है न्यूटन। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो प्रेशर हो जाएगा 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 न्यूटन सेंटीमीटर -2। करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए, 4 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर इन फ्लूइड्स, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो प्रेशर इन फ्लूइड्स को अफेक्ट नहीं करता। तो प्रेशर इन फ्लूइड का फॉर्मूला पता है, जब भी कोई फ्लूइड का प्रेशर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है रॉ जी एच। रॉ जाहिर करता है डेंसिटी को, जी जाहिर करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ठीक है, और एच जाहिर करता है हाइट को या डेप्थ को, ठीक है ना। पानी की डेप्थ कह लो या हाइट कह लो, एक ही बात होती है। तो इसका मतलब प्रेशर इन तीन चीज़ों पर तो डिपेंड करता है, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, डेप्थ। तो किस पर डिपेंड नहीं करता, डेप्थ पे भी करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है। तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि वो तीनों पर ही डिपेंड करता है। 24, द लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वो लिमिट जब तक बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ हासिल कर लेती है या वॉल्यूम हासिल कर लेती है या शेप हासिल कर लेती है, आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो, उसकी शक्ल बदल जाए, आप जैसे ही फोर्स को हटाओ वो अपनी ओरिजिनल हालत हासिल कर ले, रिकवर कर ले, इस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने, ये आप लोगों ने पढ़ा है हुक्स लॉ में। हुक्स लॉ तभी काम करता है जब इलास्टिक लिमिट में रहते हैं ना। तो करेक्ट आंसर है इलास्टिक लिमिट। 25, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल के लॉ के मुताबिक द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड equally in all direction to the walls of container and to every part of the fluid। ये पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है बच्चों, इसको आपने याद करना है। पास्कल लॉ के मुताबिक जब भी आप प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी एक पॉइंट ऑफ लिक्विड पे तो इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है हर डायरेक्शन में। 26, द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टूवर्ड्स अर्थ इज ड्यू टू द, वाह कितना आसान सा है बट इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बॉडी गिर रही होती है अर्थ की तरफ तो वो एक्चुअली किस फोर्स की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है, वेटलेसनेस डिफरेंट थिंग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ एक्सेलरेशन है, हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। 27, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं वो दो बॉडीज़ के दरमियान में काम करता है, जो सिर्फ अर्थ पर हो, जुपिटर पर हो, मून पर हो, हर जगह। इस वजह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कहते हैं यूनिवर्सल, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये एक ऐसा कानून है जो पूरे यूनिवर्स के ऊपर जो है वो काम करता है। दो बॉडीज़ बस कहीं भी हो इस यूनिवर्स में, उन पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो जाता है। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उससे क्या मेजर करते हैं, मास नहीं, मास नापते हैं फिजिकल बैलेंस से। करेक्ट आंसर है वेट, ठीक है। बाकी इलास्टिसिटी डिफरेंट मेथड है, डेंसिटी के लिए आरडी बॉटल का इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट तरीके कार हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट स्प्रिंग बैलेंस से वेट को मेजर करते हैं। 29, योर वेट एज मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश ऑन द मून, जो आपका वेट ज़मीन पर नापा जाता है उस वेट के लिहाज से जो मून पर आपका वेट नापा जाएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, एक जैसा रहेगा या इनमें से कोई भी नहीं। याद रखिए बच्चों, जो ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून वो कम होती है, सही है।
तो जैसे ही हम मून पर जाते हैं, नतीजे में जो फोर्स हम पर अप्लाई हो रही होती है वो भी कम हो जाती है, तो हमारा जो वेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सही ना, हमारा वेट मून पर जाने से डिक्रीज़ हो जाता है। और अब अगर हम ऐसे प्लेनेट के ऊपर जाएं जहाँ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमारा वेट बढ़ जाएगा। क्योंकि मून के ऊपर जो वैल्यू ऑफ जी है वो कम है अर्थ के लिहाज से, तो हमारा वेट कम ही होगा। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, फोर्स प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, पता है फॉर्मूला? फोर्स प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस के स्क्वायर पर। दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मासेस के प्रोडक्ट पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो ए भी सही है और बी भी सही है, आर नीचे लिखा हुआ था ना, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। 31, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखी जाए इनमें से किसकी कांस्टेंट रहती है हर जगह, स्मॉल जी नहीं, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है हाइट के लिहाज से, या अर्थ के अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं। बट वैल्यू ऑफ जी जो है कैपिटल जी, इसका नाम पता है क्या? इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सही ना, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसी वजह से कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, तो जी आएगा यहाँ पे कैपिटल जी। 32, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी तभी एक्ट करती है जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तब भी काम करती है जब कॉन्टैक्ट में ना हो। करेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ड्रैग फोर्स नहीं है, और कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। द ग्राफ बिटवीन P एंड 1/v शोज आ, ये बात हो रही है बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ के अंदर जब भी ग्राफ बनाया जाता है P और 1/v का, तो याद रखिए वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास करती है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, जब आप ग्राफ बनाते हैं ना P और 1/v का, तो यहाँ पर आ गया P, यहाँ पर आ गया 1/v, तो इनके दरमियान का जो ग्राफ होता है सारे पॉइंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में आते हैं। और याद रखो ये हमेशा कहाँ से पास हो रहा होता है, ये हमेशा पास होता है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। इस वजह से हमने ये बोला कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी इंक्रीज बाय, किसी भी गैस का प्रेशर अगर बढ़ाना है तो उसके दो तरीके हैं बच्चों। एक तो ये है कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा, और दूसरा ये कि आप गैस को कंप्रेस कर दें। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। अगर आप टायर के अंदर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं ना, तो दो तरीके हैं बच्चों। एक तो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस शामिल करें, जितनी गैस शामिल करेंगे, या गुब्बारे की मिसाल ले लो, जितनी आप हवा भरते जाओगे उतना गैस का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि आप गैस तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आप बलून को कंप्रेस करें, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बलून के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और नतीजे में ब्लास्ट भी कर सकता है आपके कंप्रेस करने की वजह से, दबाने की वजह से। तो दैट्स वाई बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 35, एन ऑब्जेक्ट विद पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर एंड वाइब्रेटिंग, कौन सी ऐसी चीज़ होती है सॉलिड लिक्विड गैस में से जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं? दैट इज सॉलिड। लिक्विड के थोड़े फासले पर होते हैं और मूव कर सकते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत फासले पर होते हैं एंड फ्री टू मूव होते हैं। तो फिर वही बात हो गई, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपने 3 से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी कर ली। अ बर्निंग कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्टेट ऑफ मैटर, जो बर्निंग कैंडल होती है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? क्या बर्निंग कैंडल के अंदर, जलती हुई मोमबत्ती के अंदर सिर्फ गैस होती है, सिर्फ लिक्विड होता है, सिर्फ सॉलिड होता है? नहीं, तीनों चीज़ें होती हैं। सो बर्निंग कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ all 3 states of matter. 37, according to kinetic molecular theory the pressure exerted by a gas is caused by, kinetic molecular theory के मुताबिक जो प्रेशर exert होता है गैस का, किस वजह से होता है? bombardment of the gas molecules on the walls of container, collision between gas molecules, large distance between gas molecules, random motion। ये है, जब भी गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, गैस के मॉलिक्यूल जब भी कंटेनर की दीवार से टकराते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर कॉज होता है गैसेस के अंदर। सही ना, जब भी आप अगर कभी गुब्बारे में हवा भर के अपने कान से लगाओगे ना, तो बाकायदा आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, जो कंटेनर की यानी बलून की दीवारों से टकराते हैं। 38, इफ़ अ गैस इज हीटेड, एक गैस है जिसको हम हीट कर रहे हैं सील्ड कंटेनर में, देन डैश इंक्रीजेस, तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर इनसाइड द कंटेनर,
प्रेशर तो बढ़ेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब तीनों चीज़ें ही बढ़ेंगी जब भी हम हीट करेंगे सील्ड कंटेनर के अंदर किसी गैस को। 39. इफ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन कितना होगा? 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है और 2 मीटर का फासला तय हो रहा है। ये आ गया हमारे पास 39। वर्क की बात हो रही है ना, वर्क का फॉर्मूला होता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो F इंटू डी। तो ये कह रहे हैं फोर्स अप्लाई हो रही है 6 न्यूटन और 2 मीटर का फासला तय हो रहा है, तो 6 2 जार 12 न्यूटन मीटर, जिसे जूल भी कहते हैं। तो वर्क का आंसर आ जाएगा बराबर 12 जूल के। ठीक है ना, ये दो आंसर होगा। 12 जूल। दिस इज 40. इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। मास ये आ गया हमारे पास 40, हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। मास कह रहे हैं 1 किलोग्राम के बराबर है और वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड है। 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1/2 को हम 0.5 कह सकते हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा 0.5 जूल के बराबर। 0.5 जूल्स। 41. इफ अ मशीन परफॉर्म्स, एक मशीन है 20 जूल का काम कर रही है 10 सेकंड में, तो बताइए उसकी पावर कितनी होगी? 20 जूल का काम हो रहा है 10 सेकंड के अंदर, पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 41. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कोई बॉडी कितना काम कर रही है कितने टाइम में। तो काम कर रही है 20 जूल का 10 सेकंड में, 20 जूल का काम हो रहा है 10 सेकंड में। सो 0 से 0 कैंसिल, पावर का आंसर आ गया 2/1 या 2, एक ही बात है। इसका मतलब उस मशीन की पावर 2 वॉट के बराबर है। C 2 वॉट। 42. अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और उसको लिफ्ट किया जा रहा है थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, और उसको हम 1 मीटर की हाइट तक लिफ्ट कर रहे हैं। एनर्जी पोजेस्ड इन द बॉडी विल बी। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो जो एनर्जी बॉडी के अंदर आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब ये जो न्यूमेरिकल है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का है। 42. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, mgh। तो आप देखिए मास कितना है, मास भी 1 है, डिस्टेंस भी 1 है। मास भी 1 है, g की वैल्यू 10 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ये लिखी हुई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हाइट कवर हो रही है वो भी बराबर है 1 के। तो 1 × 10 × 1, ये आंसर आ जाएगा 10। इसका मतलब उस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल के बराबर होगी, 10 जूल। 43. वर्क डन पर यूनिट टाइम। अभी मैंने आपको बताया वर्क डन पर यूनिट टाइम बेसिकली पावर कहलाती है, जिससे हमने 2 वॉट भी कैलकुलेट करा था। पावर की डेफिनेशन होती है वर्क डन इन यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। 44. कोल, गैस एंड ऑयल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। जो कोल है, कोयला है, गैस है और ऑयल है, वो एग्जाम्पल है किस चीज़ की? टाइडल एनर्जी? नहीं, वो समंदर में जो अट्रैक्शन ऑफ सन और मून की वजह से होता है ना, उसे टाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस के ब्रेक होने से होती है। ये एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी की। सही है। फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या क्या आता है? कोल भी आता है, गैस भी आता है और ऑयल आता है, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो फॉसिल्स की वजह से बनती हैं। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिनको ज़मीन में जो दफन हो गए वक्त के साथ साथ, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स में, और वही फॉसिल्स कोल, गैस या ऑयल बनाने का काम करते हैं। 45. डैश इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी सोर्स ऐसी है जो रिन्यू नहीं होती? सोलर एनर्जी आप इस्तेमाल करो या ना करो वो तो डेली अवेलेबल है। विंड एनर्जी आप इस्तेमाल करें या ना करें, एयर फ्लो कर रही है, ठीक है, आप इस्तेमाल कर भी लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोलर एनर्जी को आप इस्तेमाल कर भी लें तो उससे दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जियोथर्मल एनर्जी भी अर्थ से लगातार मिल रही है। बट कोल जो है वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। कोल रिन्यूएबल नहीं है। अगर आप कोल को इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो
ख़त्म हो जाता है, उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। 46 हीट कैपेसिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, हीट कैपेसिटी दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। मास को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मास को मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल से। फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का, मास मल्टीप्लाई होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल से। 47 द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? गैस में कन्वर्ट करने का मतलब होता है वेपर में कन्वर्ट करना, वेपर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। तो उससे आप याद कर लो कि ये आना चाहिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ये 1 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ा दे, उसका नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये डेफिनेशन भी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 या यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। 49 थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। अभी मैंने आपको बताया था लिक्विड से गैस वाले को हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। सो हमारे कोर्स में दूसरी चीज़ जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो होगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट करना होता है तो उसे फ्यूज़ होना कहते हैं, जिसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 50 थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। दोबारा ये वही डेफिनेशन है, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। एक ही चीज़ को पूछने के दो तरीके हो गए। अच्छा जी, एवापोरेशन कैन अकर एट, एवापोरेशन किस पॉइंट के ऊपर हो सकता है? हर टेम्परेचर के ऊपर पानी जो है वो एवापोरेट हो सकता है या लिक्विड जो है वो एवापोरेट हो सकता है। फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर फ्रीजिंग होती है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर मेल्टिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बॉइलिंग होती है, बट एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर की जा सकती है। सही है जी। अब एक एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं हर एक चैप्टर का। फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी और क्वांटिटीज़ की मदद से, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जिन्हें किसी दूसरे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्हें ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। 53 व्हेन अ बॉडी फॉल्स टू द ग्राउंड, जब भी कोई बॉडी गिरती है ग्राउंड की तरफ तो लगातार उसकी वेलोसिटी क्या होती है? आप एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप करो, नीचे की तरफ आ रही होगी, तो जब तक बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी तो आप नोट करोगे नीचे आते 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 उसकी स्पीड बढ़ती है, तो इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। 54 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की नहीं है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हमारे कोर्स में 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि आपने याद भी करनी है, क्रीम सेपरेटर, रोड बैंकिंग और ड्रायर। हाइड्रोलिक मशीन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बल्कि हाइड्रोलिक मशीन जो है वो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, पास्कल्स प्रिंसिपल की या पास्कल लॉ की। तो ये भी 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर हो गए, समझ लो एक साथ। 55 जंपिंग ऑफ द पैराट्रूपर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, जब भी कोई पैराट्रूपर मतलब पैराट्रूपर उसे कहते हैं जो कि पैराशूट पहन के जंप करता है हेलीकॉप्टर से, तो वो किस चीज़ की एग्जांपल है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, वो रुका रहता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पर रहता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की, उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जंपिंग ऑफ पैराट्रूपर, पैराट्रूपर कहते हैं वो शख्स जो पैराशूट पहनकर जंप करता है ना, तो जब वो जंप करता है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा तो उसका मतलब वो बन गई डायनामिक इक्विलिब्रियम। 56 द करेक्ट फार्मूला फॉर हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का करेक्ट फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू KX, ये आपने याद रखना है। हुक्स लॉ जिसके मुताबिक अंडर इलास्टिक लिमिट जो एक फोर्स है, एक्सटेंशन है, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। सो F इज इक्वल टू KX। 57 ये भी आपने याद करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल G। कैपिटल G क्या होता है याद है ना? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.673 10 रेज टू दी पावर -11, बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 6.673 10 रेज टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
per kilogram square. 58. The space occupied by a substance. Space occupied by a substance is known as its volume. मास किसे कहते हैं? मैटर कंटेन इन अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन हुआ है. और लेंथ तो आपको पता है 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला है. डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम. 59. एनर्जी स्टोर्ड बाय अ बॉडी. कोई बॉडी जो एनर्जी स्टोर करती है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड. समझ लो कि अगर किसी बॉडी को किसी हाइट पर लेकर जाते हैं, एक पोजीशन पर लेकर जाते हैं, तो जो एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और बच्चों, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात नहीं होती तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी चल जाता. नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इनमें से कौन सा यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है? तो फार्मूला पता होगा तो आप उसका यूनिट भी पता कर लोगे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है हीट डिवाइड बाय मास चेंज इन टेम्परेचर. सो ये एनर्जी जो है इसका यूनिट होता है जूल, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और इसका यूनिट होता है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है. सो जूल पर किलोग्राम केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये आ गया. माइनस नहीं या डैश होता है, जूल पर किलोग्राम केल्विन. ठीक है बच्चों, तो आपने देखा मैंने एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करा कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझने से आप 3-4 एमसीक्यूज़ की तैयारी करोगे. तो कहने को ये 60 एमसीक्यूज़ हैं, बट बच्चों मैं आपको बिल्कुल सही मायने में बताऊं, इससे इतनी तैयारी हो जाएगी आपकी कि इंशाल्लाह जो भी एमसीक्यूज़ पेपर में आने वाले हैं उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.